डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जब हम ये नाम सुनते हैं तो जहन में एक महान वैज्ञानिक और एक बहुत ही प्यारे राष्ट्रपति की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उस महान शख्सियत की जड़ें कहाँ थीं? आज हम उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के पन्नों में चलेंगे और उनके बचपन की उन कहानियों को जानेंगे जिन्होंने एक आम से लड़के को देश का हीरो बना दिया। ये शब्द खुद कलाम साहब के हैं, तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सा माहौल था और कौन थे वो लोग जिन्होंने उस बच्चे की परवरिश की जो आगे चलकर भारत का मिसाइल मैन बना। चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है दक्षिण भारत के एक छोटे से शांत द्वीप शहर रामेश्वरम से। यहीं पर मस्जिद वाली गली के एक पुराने पुश्तैनी घर में एक तमिल परिवार में कलाम साहब का जन्म हुआ था। उनके पिता थे ज़ैनुलाब्दीन और माँ थी आशियम्मा। देखिए, उनके पास ना तो कोई बहुत बड़ी डिग्री थी और ना ही कोई खास धन दौलत, लेकिन उनके पास जो था वो इन सबसे कहीं ज्यादा कीमती था, एक गहरी समझदारी और एक बड़ा उदार दिल। और यही वो असली विरासत थी जो कलाम साहब को मिली। कलाम साहब बताते हैं कि उनका बचपन हर तरह से, मतलब भौतिक और भावनात्मक दोनों तरह से बहुत सुरक्षित था। उनके पिता सादा जीवन जीते थे, इसलिए घर में जरूरत की हर चीज मौजूद थी, लेकिन किसी भी तरह की फिजूल खर्ची नहीं थी। और उनकी माँ आशियम्मा का दिल तो इतना बड़ा था कि घर में जितने लोग खाना खाते थे उससे कहीं ज्यादा बाहरी लोगों को खिलाया जाता था। तो प्यार और सुरक्षा की कोई कमी ही नहीं थी। तो रामेश्वरम के इसी माहौल ने उन्हें वो बनाया जो वो बने। उन्होंने अपने पिता से ईमानदारी और अनुशासन सीखा और अपनी माँ से सीखा अच्छाई पर यकीन करना और दूसरों पर दया करना। अच्छा, तो ये तो हुए घर से मिले संस्कार। अब देखते हैं कि बाहर की दुनिया यानी उनके दोस्तों और मेहनत की पहली कमाई ने इन मूल्यों को और कैसे मजबूत किया। कलाम साहब के 3 जिगरी दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। और सबसे कमाल की बात क्या थी, ये तीनों दोस्त हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे और कलाम एक मुस्लिम परिवार से। लेकिन धर्म की दीवार वो उनके दोस्ती के बीच कभी आ ही नहीं पाई। उनकी दोस्ती उस दौर के सामाजिक भाईचारे का एक जीता जागता उदाहरण थी। फिर जिंदगी में आया मेहनत का पहला सबक और उसकी वजह बना दूसरा विश्व युद्ध। हुआ ये कि जंग की वजह से रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेनें रुकती नहीं थीं, तो अखबारों के बंडल चलती ट्रेन से ही प्लेटफॉर्म पर फेंक दिए जाते थे। कलाम के चचेरे भाई शमसुद्दीन को उन्हें इकट्ठा करने के लिए एक हेल्पर की जरूरत थी और नन्हे कलाम ने यह जिम्मेदारी उठा ली। इस छोटे सी नौकरी का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। वो लिखते हैं, 50 साल बाद भी मुझे अपनी मेहनत की पहली कमाई का वो गर्व आज भी महसूस होता है। आत्मनिर्भर होने का वो पहला एहसास वो जिंदगी भर नहीं भूले। लेकिन बचपन की हर याद मीठी नहीं होती। एक ऐसा भी वाकया हुआ जिसने उनके कोमल मन पर एक गहरी चोट की और उन्हें समाज की एक कड़वी हकीकत से मिलवाया। ये बात तब की है जब वो 5वीं क्लास में पढ़ते थे। उनके स्कूल में एक नए टीचर आए और उनके आने से क्लास का पूरा माहौल ही बदल गया। कलाम साहब हमेशा एक टोपी पहनते थे और अपने सबसे अच्छे दोस्त रामानंद शास्त्री, जो जनेऊ पहनते थे, के साथ सबसे आगे वाली बेंच पर बैठते थे। नए टीचर को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। उन्होंने कलाम को उठकर सबसे पीछे वाली बेंच पर जाके बैठने का हुक्म दे दिया। कलाम साहब को बहुत दुख हुआ और उनके दोस्त रामानंद को भी। जब कलाम अपनी सीट से उठकर पीछे जाने लगे तो रामानंद का चेहरा उतर गया था और वो रो रहे थे। अपने दोस्त का वो रोता हुआ चेहरा कलाम साहब के दिमाग में हमेशा के लिए छप गया। पर इस कहानी में कुछ ऐसे हीरो भी थे जिन्होंने इस नफरत के जहर को फैलने से रोका और सही और गलत के बीच का फर्क समझाया। जैसे ही रामानंद के पिता लक्ष्मण शास्त्री, जो रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे, को इस बारे में पता चला, उन्होंने फौरन उस टीचर को बुलाया और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मासूम बच्चों के मन में इस तरह का भेदभाव का जहर न घोलें। उन्होंने टीचर को 2 टूक कहा, या तो माफी मांगो या ये स्कूल और ये द्वीप छोड़कर चले जाओ। एक और गुरु थे उनके साइंस के टीचर, शिव सुब्रमण्यम अय्यर। वो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से थे, पर उनकी सोच बहुत आगे की थी। उन्होंने कलाम को खाने पर अपने घर बुलाया, लेकिन उनकी पत्नी इस बात से घबरा गईं कि एक मुस्लिम लड़का उनकी पवित्र मानी जाने वाली रसोई में खाना खाएगा। उन्होंने खाना परोसने से साफ मना कर दी। पर अय्यर जी अपनी पत्नी के इस बर्ताव से न तो परेशान हुए और ना ही उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने बस खुद कलाम को अपने हाथों से खाना परोसा और उनके बगल में बैठकर खाने लगे।
उन्होंने ये दिखा दिया कि बदलाव के लिए सिर्फ बोलना जरूरी नहीं, करके दिखाना पड़ता है। और इसका असर देखिए। अगले ही हफ्ते जब कलाम दोबारा उनके घर खाने पर गए तो अय्यर जी की पत्नी ने खुद उन्हें अपनी रसोई के अंदर बुलाया और अपने हाथों से खाना खिलाया। एक इंसान के सही कदम ने दूसरे इंसान की सोच बदल दी थी। रामेश्वरम में सीखने वाले सबक अब पूरे हो चुके थे। अब वक्त आ गया था एक नई उड़ान भरने का, एक नए जीवन की तरफ कदम बढ़ाने का। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और देश में एक नई उम्मीद की लहर थी। कलाम ने भी आगे की पढ़ाई के लिए रामेश्वरम छोड़कर पास के शहर रामनाथपुरम जाने की इच्छा जताई। उन्होंने अपने पिता से इजाजत मांगी। सोचिए एक पिता का क्या जवाब रहा होगा। उनके पिता ने उन्हें अपने पास बिठाया और कहा, अबुल, मैं जानता हूं कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए घर से दूर जाना ही होगा। और फिर उन्होंने एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी। क्या समुद्री पक्षी सूरज के पार अकेले नहीं उड़ता, बिना किसी घोंसले के? जब कलाम की मां का दिल थोड़ा घबराया तो उनके पिता ने महान दार्शनिक खलील जिब्रान के शब्दों से उन्हें समझाया। उनका मतलब साफ था, हम बच्चों को अपना प्यार दे सकते हैं पर अपने विचार उन पे थोप नहीं सकते, क्योंकि उनके अपने ख्याल हैं, उनकी अपनी मंजिल है। उन्हें अपनी उड़ान खुद भरने देनी चाहिए। तो ये थे डॉक्टर कलाम के बचपन के वो कुछ अनमोल सबक। परिवार से मिला प्यार, दोस्तों का अटूट साथ, समाज के भेदभाव का दर्द और गुरुओं से मिली सही सीख। क्या यही वो बुनियाद नहीं है जिस पर मिसाइल मैन और राष्ट्रपति कलाम की इतनी मजबूत और महान शख्सियत की इमारत खड़ी हुई?